ओके, लेट स्टार्ट। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हल्का सा आइडिया दिया था कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? विच आर यूज्ड इन साइंस। ठीक है ना। ये साइंस में होने वाली फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी थी? जैसे टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गई, मोशन हो गई, वेट हो गया, मास हो गया, प्रेशर हो गया। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो जनरली कहीं ना कहीं भी साइंस में यूज होती हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखो, एक चीज़ तो इनके अंदर होती है, वो तो कन्फर्म है। कौन सी चीज़ है वो होता है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं ना उसके साथ में वो क्वांटिटी होती है। अब मैं टेम्परेचर की बात करूं, भाई आप 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री उसका रिप्रेजेंट करोगे नहीं करोगे, समझ रहे हो? तो वो क्या माना जाता है? उसका मैग्नीट्यूड माना जाता है। डिस्टेंस की बात करें, यहाँ से यहाँ तक कुछ तो वैल्यू होगी जो रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पर, वो क्या माना जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड माना जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड तो हर क्वांटिटी का होता ही होता है, समझ रहे हो? चाहे हम कोई सी फिजिकल क्वांटिटी ले लें, मैग्नीट्यूड तो कन्फर्म है, क्योंकि कोई वैल्यू तो हम उसकी लिखेंगे, वही मैग्नीट्यूड माना जाता है। लेकिन एक दूसरा जो मतलब टर्म है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं वो होता है डायरेक्शन। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड जिस तरह से सभी क्वांटिटी का होता है, डायरेक्शन सभी क्वांटिटी की नहीं होती है। अब ये डायरेक्शन किसके बेस पे? जितनी फिजिकल क्वांटिटी है डायरेक्शन के हिसाब से भी बांटी गई है दो पार्ट में। एक होता है नॉन डायरेक्शनल, फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब जैसे डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन में मैंने पिछली बार एक एग्जांपल दिया था कि अगर यहाँ से घर से लेकर के आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आते हो तो आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो ऐसा हो कि आप सीधे आ जाओ, बिल्कुल बिना इधर उधर मुड़े स्ट्रेट आ जाओ, या फिर क्या करो, आपके रास्ता नहीं है तो ये वाला आ जाओ। आपका रेफरेंस पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट तो सेम है, लेकिन आपने लेंथ ऑफ द पाथ डिफरेंट कवर की है। ये वाला पाथ अलग है लेंथ का, और ये वाला पाथ क्या है? अलग है। तो इसी लेंथ ऑफ द पाथ को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक डायरेक्शनल पाथ हो गया और एक ये नॉन डायरेक्शनल पाथ हो गया। तो इसी के हिसाब से लेंथ को मेजर करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जो डायरेक्शनल पाथ होता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, जो अभी बताऊंगा मैं डेफिनेशन वगैरह सारा। और जो नॉन डायरेक्शनल पाथ होता है ये भी लेंथ है, लेकिन इसे क्या कहेंगे? डिस्टेंस। क्या कहेंगे हम? डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शनल लेंथ है, और डिस्टेंस क्या है? नॉन डायरेक्शनल लेंथ है, जिग जैग पाथ है, जैसे मर्जी जाओ। समझ रहे हो? इसी तरह से आप मोशन की बात की जाए, आप सीधे जाते हो तो डायरेक्शनल मोशन हो गई, और आप जिग जैग पाथ से जाते हो तो ये नॉन डायरेक्शनल मोशन हो गई। ठीक है। अब इसी के हिसाब से डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शनल मोशन के हिसाब से इसको हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी। अब लिखो आगे, अकॉर्डिंग टू, पहले मोशन लिखो। मोशन क्या है? व्हाट इज द मोशन?
व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पाथ, when a body change its path with the time, with respect to a reference point, with the time, with the reference with the respect to a reference point, when a body change its path with the time with respect to a reference point is known as motion of a body। ध्यान रखना, एक बात और समझ लो इस बात को। जानवी, वो क्या नाम है, जीविका, आपको 2 रजिस्टर बनाने हैं, समझ रहे हो? साइंस का अलग, मैथ का अलग। साइंस का रजिस्टर आपका एंड तक काम आएगा क्योंकि एक ही रजिस्टर रहेगा, समझ रहे हो? क्योंकि जो मैं लिखाऊंगा सो कुछ भी होगा इसी में रहेगा। मैथ के रजिस्टर आपके कई चेंज हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम होगा मैथ्स के अंदर। इसलिए आपका मैथ का रजिस्टर भर गया तो आप साइंस का वर्क कहाँ पर देखते फिरोगे? इसलिए साइंस का बिल्कुल अलग रखना है, मैथ का रजिस्टर अलग रखना है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना? तो आपको मोशन पता चलेगा। अब लिखो फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच आर यूज्ड इन साइंस known as physical quantity। For example, motion, distance, मोशन की जगह पर स्पीड लिख लो, स्पीड, डिस्टेंस, मास, वेट, एक्सीलरेशन, टेम्परेचर, एक्सेट्रा, बहुत सारी होती हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन, नेक्स्ट लाइन से, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शनल physical quantity are divided in 2 types। according to the directional, non-directional, according to the directional or non-directional physical quantity are divided in 2 types। एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब लिखो स्केलर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी में लिखो दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude, which has only magnitudes, not any direction, या irrespective of any direction, ऐसे भी लिख सकते हैं। not any direction लिख दो, ज़्यादा सही है। is called, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। आपका मास, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ वैल्यू होती है कितने किलोग्राम। आपकी डिस्टेंस भी आपकी नॉन डायरेक्शनल लेंथ है। आपकी स्पीड ये नॉन डायरेक्शनल मोशन है, ठीक है। आपका टेम्परेचर एक्सेट्रा, बस ये 3-4 याद रखना बहुत है, ठीक है। दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। एक और बात याद रखो, अगर जैसे आज वो एब्सेंट हो गई है, अगर कोई एब्सेंट हो जाता है इन केस, वैसे तो रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैंने ऑनलाइन के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। एक बार बस बताना है कि सर ऑनलाइन डाल दो, ठीक है, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। वो इसके लिए ये वाला मोबाइल यूज़ करना पड़ेगा बस मुझे, ठीक है ना। उसने बोला नहीं, पहले बोल देती तो मैं ऑनलाइन भी लगा देता, लेकिन ये आज से वीडियो डालूँगा। कल एक्चुअली ना दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, देखो इसमें वेक्टर क्वांटिटी में दोज फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction। जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा मिस कर दिया ना, इसीलिए समझ में नहीं आया वो। हमने एक और क्वांटिटी कराई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नोट तो कर लो। हाँ, तो वैसे मैंने उसमें डाला हुआ है, ये क्या नाम है इसमें, क्या नाम, बुकलेट में। तो जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, उसे हम कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब देखो दो वर्ड आ गए ना। पिछले वाले में डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैंने क्या लिखा था, डिस्टेंस लिखा था। लेंथ ऑफ द पाथ में जो स्केलर क्वांटिटी थी, उस डिस्टेंस के ऊपर डायरेक्शनल लेंथ क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट होगी। पिछले वाले में मैंने मोशन की जगह पर एक टाइप की मोशन स्पीड लिखा था, उस स्पीड के जगह पर डायरेक्शनल मोशन कौन सी आ गई है, वेलोसिटी आ गई। अब दोनों को एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे। इसके बाद एक्सीलरेशन, वेट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेट्रा, ये सारी कौन सी हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही एक्ट होती हैं। इनकी डायरेक्शन होना ज़रूरी है, यानी स्ट्रेट लाइन में इनको मेजर करना ज़रूरी है, तभी ये वाली इफेक्टिव होंगी। अब कितनी मैग्नीट्यूड का मतलब कितनी क्वांटिटी होगी, वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसलिए हम वेक्टर क्वांटिटी बोल दी इसकी, ठीक है। अब इसमें से हम दो चीज़ को यहाँ पर करेंगे, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन करते हैं, वेलोसिटी स्पीड को भी डिफ़ाइन करेंगे, और एक्सीलरेशन को डिफ़ाइन करेंगे। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये 4-5 चीज़ें बननी है बस, ठीक है। अब देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आखिर अंतर क्या होता है, और दोनों चीज़ में हम न्यूमेरिकल किस तरह से निकालेंगे। इसके न्यूमेरिकल भी है, ध्यान रखना। फिर हम स्पीड और वेलोसिटी के बेस पर आएंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है और उसके न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी क्वांटिटी है, कितनी वैल्यू क्या लिख रहे हो आपकी, वो मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है। पहले लिखते हैं हम डिस्टेंस क्या है।
डिस्टेंस में लिखो, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ it is the total length of the path covered by a body in any direction. It is the total length of the path covered by body in any direction, किसी भी डायरेक्शन, समझ रहे हो। अब जैसे आप सर्कुलर पाथ पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली हर पॉइंट पर आपको डायरेक्शन चेंज हो रही है, हो रही नहीं हो रही। तो हम जब इसकी पूरी लेंथ को मेजर करेंगे तो उस लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उस लेंथ को? डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम जिग-जैग पाथ पर हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो लेंथ होगी ये वाली क्या होगी बता सकते हैं? इस पाथ की लेंथ कितनी होनी चाहिए? डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी इन वन साइकिल क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी बॉडी इन वन साइकिल, कंप्लीट साइकिल कितना होगा उसका? सरकमफ्रेंस के बराबर जो क्या होता है? 2 पाई आर। पढ़ा है ना ये लेंथ होती है इसकी, ठीक है। सर्कल की मतलब सरकमफ्रेंस कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ कवर की, तो कितनी लेंथ कवर की उसने एक साइकिल में? 2 पाई आर। अगर 2 साइकिल लगाते तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 3 करते हैं तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 2 पाई आर तो पूरा लेंथ होगी। अगर आधा साइकिल किया है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली यहाँ से तो आधी वाली हो जाएगी, हाफ हो जाएगी तो पाई आर हो गया, समझ रहे हो। तो अगर पूरा हमने साइकिल किया है तो 2 पाई आर के हिसाब से लिखेंगे और आधा साइकिल किया है तो पाई आर के हिसाब से लिखेंगे, समझ रहे हो। तो ये समझ में आ गया तुम्हारा डिस्टेंस का। अब लिखो डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहते हैं? ये क्या होता है कि शॉर्टेस्ट लेंथ, इट इज़ द, लिखो पहले, इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ covered by a body from initial point to final point, covered by a body from इनिशियल यानी रेफरेंस पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हो, या फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट डेस्टिनेशन पॉइंट में कैसे है, एक बात अब इसको समझो, फिर हम डिफरेंस लिखाएंगे दोनों के बीच में क्या हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक बात देखो, मैंने यहाँ से आपने रेसिंग स्टार्ट करी, ठीक है, यहाँ से, और वापस यहीं आ गए, तो डिस्टेंस कितनी हुई? 2 पाई आर। डिस्टेंस कितनी हुई? क्योंकि हमें क्या लिखना है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, इनिशियल टू फाइनल के बीच में टोटल लेंथ लिखनी है हमें, तो कि चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। आप बता सकते हो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका ना भाई? जहाँ से रेसिंग स्टार्ट करी थी उसी पॉइंट पर वापस आ गए, नहीं आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? बिल्कुल ओवरलैप। तो क्या होगी दोनों के बीच में लेंथ? अंडो
क्या हो गई इसकी, 0। समझ रहे हो भाई, हमने डेफिनेशन क्या बोला है आपको, शॉर्टेस्ट लेंथ इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। अब जहाँ से रेसिंग स्टार्ट करी थी उसी पॉइंट पर आ गया, तो इनिशियल भी यही हो गया और फाइनल भी यही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई। अगर ये कहा जाता कि सेमी सर्कुलर, आधा सर्कल पर मतलब क्या नाम है, डिस्टेंस कवर की उसने, यहाँ पर ऐसे कवर की, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डायामीटर के बराबर। इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया, समझ रहे हो। तो डायामेट्रिकली डिस्टेंस पूछी जाएगी, डायामेट्रिकली डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख दो, डिस्प्लेसमेंट इन सेमी सर्कुलर पाथ। इज इक्वल होगा किसके बराबर, डायामीटर के बराबर। ठीक है। और देखो ऐसे था, यहाँ से स्टार्ट करी और ऐसे करके इस पाथ से ऐसे करके यहाँ आ गया, वो इस पॉइंट पर आ गया। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। ठीक है, सर्कुलर पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमने क्या बताया डिस्प्लेसमेंट का, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट और इनिशियल कौन सा है, फाइनल। मिलाओगे तो आपका क्या बनेगा, ये डायमीटर बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हो यहाँ रुक गया तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये आएगी नहीं आपको, सिर्फ क्या आएगी, या तो डायमीटर वाली या कंप्लीट वाली, दो ही केस आएंगे बस। जीरो कैसे हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे करते 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 यहीं आ गया वो। बताओ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में लेंथ क्या है फिर। ठीक है ना। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कौन कितनी लेंथ कवर करके आया, हमें मतलब ये है कि भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है। ठीक है। तो अब आप देखो सेमी सर्कल पाथ में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, डायमीटर के बराबर होगा। और कंप्लीट पाथ में डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट सर्कुलर पाथ, उस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा अंडो, यानी 0। गॉट इट। ठीक है। तो जब भी आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को बस आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है और उसके बीच में लेंथ निकालना। लिखो एक क्वेश्चन, अ बॉडी ट्रेवल $20 मीटर ड्यू नॉर्थ, अ बॉडी ट्रेवल, अलग अलग क्यों लिख रहे हो बेटा, एक ही जगह पे लिखो फिर। अ बॉडी ट्रेवल 20 मीटर ड्यू नॉर्थ, वो ड्यू DEW वाला ड्यू नहीं है, पीने वाला ड्यू नहीं है। हाँ, 20 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड अ बॉडी ट्रेवल 20 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड 15 मीटर ड्यू ईस्ट, 15 मीटर ड्यू ईस्ट। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, बाय दिस बॉडी।
फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय दिस बॉडी। लेट मी सॉल्व इट। देखो पहले न्यूज़ लिखो। न्यूज़ पता है क्या होता है? NEWS, इसे न्यूज़ कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें डायरेक्शन पता चलती है। इसके बाद रेफरेंस पॉइंट मान लो ये वाला। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ये मान लिया। अब इसके बाद हमने कितने मीटर चले? जब भी हम चलेंगे तो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, ध्यान रखना। नॉर्थ जाना हो, ईस्ट वेस्ट, ऐसे जिग जैग में नहीं जाना। ड्यू नॉर्थ बोल दिया, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, कितने मीटर ऊपर चले? ऐसे मान लो नॉर्थ तक यहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पर पहुँच गए, बी पॉइंट पर कितने मीटर हो गया? ये 20 मीटर हो गया। अब ये आपका रेफरेंस पॉइंट बन गया। ठीक है, अब यहाँ से किधर जाना है? ईस्ट में जाना है। कितने मीटर? 15। तो अब इसका ऐसे करो, क्योंकि ईस्ट इधर है ना, तो इसी पॉइंट से ईस्ट की तरफ मुड़ना है। कितने मीटर? 15 मीटर। नहीं, 15 बोला है मैंने। ये मान लो BC पॉइंट। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस तो निकल जाएगी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इन एनी डायरेक्शन। आप चाहे जिधर मर्जी जा रहा हो कोई भी, आप लेंथ निकालो कितनी है। तो टोटल लेंथ कितनी आएगी बताओ पाथ की? कितनी हो गई? 35 मीटर। तो डिस्टेंस तो कितनी आ जाएगी? AB प्लस BC इज इक्वल 20 प्लस 15 इज इक्वल 35 मीटर। ये प्लस ये डिस्टेंस का मतलब क्या है? आप देखो क्या है कि डिस्टेंस का मतलब क्या लिखा है हमने कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जितनी भी लेंथ कवर की जाए वो किसी भी डायरेक्शन में कवर की हो। हमने क्या पूछा है? हमने यहाँ पर पूछी है, यहाँ पर आने के बाद में। तो आपका ये कौन सा हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। और ये क्या हो गया? फाइनल पॉइंट हो गया, डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया हमारा। क्योंकि हमें इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ मतलब डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो? तो रेफरेंस पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक टोटल लेंथ कितनी कवर की? 15 मीटर इधर गए थे, 20 मीटर इधर गए थे और 10-15 मीटर इधर गए थे। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 35 मीटर। तो ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि डिस्टेंस को हम नॉन डायरेक्शनल लेंथ होती है। ये नॉन डायरेक्शनल का मतलब हमें पॉइंट को ऐड वो नहीं करना, ज्वाइन नहीं करना इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। हमें देखना है कि पाथ में आप घर से जब भी आते हो ना, कभी डिस्प्लेसमेंट मेजर करके नहीं आते। आप क्या मेजर करके आते हो? डिस्टेंस मेजर करके आते हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर जैसे चल रहे हो। ठीक है, घर से कितने सारे मोड़ आते हैं, कितना क्या आता है, तो वो आप डिस्टेंस मेजर नहीं करते, वो डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं करते। आप क्या मेजर करते हो? डिस्टेंस मेजर करते हो। तो यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस पूछी है, तो हमें मतलब बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या हो। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस निकल गई। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए तो हम ये देखेंगे कि इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या है, उन दोनों को ज्वाइन कर दो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद देखो वो लेंथ कितनी है, वो आपकी क्या मानी जाएगी? डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी। इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ये रहा। और फाइनल पॉइंट कहाँ है? इसको ज्वाइन करो। ज्वाइन हो गया ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके अंदर वो होगा AC के बराबर। अब रही बात AC कैसे निकालोगे?
दिमाग में आ रहा है किसी के? पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है ना? कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट ट्राइंगल है ना। जब भी हम नॉर्थ साउथ इस तरह से मुड़ते हैं ना, तो कभी भी जैसे अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे नहीं मुड़ेंगे, हमेशा 90 डिग्री पर ही बेंड करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब आप मान के चलो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एच स्क्वायर का इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? AC है। इसको बेस या परपेंडिकुलर किसी को ले सकते हो, लेकिन हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स होता है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। निकालो एक बार कितना आता है। हमने कुछ स्क्वायर अंडर रूट पहले हमने लिखाए थे, तो मैं किसका कितना स्क्वायर अंडर रूट होता है इसको लिखाए थे भी मैंने। अच्छा, इनको बेसिक करा दिए, तो मैं बेसिक रह गया था मैथ का। बेसिक का मतलब है कि तुम्हें 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, और कम से कम 12 तक क्यूब याद होने चाहिए सभी के। अब तुम कर रहे हो ना, देखा? अगर याद होते तो 1 सेकंड में निकाल देते, इसलिए मैंने याद करने के लिए दिया हुआ है। प्लस करना नहीं आता तो मैं भी आरुष कितना हुआ बेटा? कितना हुआ प्लस करके? कितना? 7? हाँ 625 होगा। अरे इतना आसान सा है, देखो AC स्क्वायर यानी B का स्क्वायर, इसीलिए तो हमने स्क्वायर पहले याद कराए थे कि फटाफट फटाफट कर लो। ये 400 प्लस में 225, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल हो गया 600। तो AC कितना आ गया? अंडर रूट 600 625। तो 625 का अंडर रूट कितना होता है? किसका स्क्वायर होता है 625? 25 का। याद करने के लिए दिए थे मैंने, लिखने के लिए नहीं दिए थे, वो कराऊंगा कल तुम लोगों को, ठीक है। 25। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका? 25 मीटर। समझ में आ गया? कभी भी अगर हमारे को क्वेश्चन आए कि डिस्प्लेसमेंट लगाएं तो पाइथागोरस से लिखते हैं। बिल्कुल, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो। और अगर कोई अलग सर्कल वाला हो सकता है, सर्कल वाले में लिखो। मैं अभी बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मैं टेंशन क्यों ले रहे हो? अ पर्सन रनिंग surrounding a circular park park of diameter 700 मीटर 700 मीटर। Find the distance and displacement when he exactly number first complete half round, यानी ब्रैकेट में लिख देना सेमी सर्कुलर राउंड, सेमी सर्कुलर राउंड नहीं करता, सिर्फ सेमी सर्कुलर पाथ। दूसरा
एग्जैक्टली कंप्लीट राउंड, एग्जैक्टली कंप्लीट सर्कुलर राउंड। ठीक है, दो केस हो गए इसके अंदर। दोनों में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द, आगे भी लिखो ना, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन बोथ केस। स्कूल में ये नहीं कराया ना, करा दिया हमारे सेल चल रहा है। पंडा, हमारा कुछ कराया है? खुले अभी नहीं खुले स्कूल? तुम्हारा भी हैं? तुम्हारा ये रहमत कौन सा था तुम्हारा? अच्छा मदर डिवाइन, हाँ सॉरी मदर डिवाइन, मदर डिवाइन था। तुम्हारा भी मदर डिवाइन है ना? इनका कौन सा है? मैक्स फोर्ड। मैक्स फोर्ड का इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड आता है, सबसे आसान आता है तुम्हारा, मस्त मस्त। देखो अब हम कैसे करेंगे यहाँ पर, ये सर्कुलर पाथ, डायमीटर कितना है इसका? 700 मीटर। अगर वो सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया वो। ठीक है, सेमी सर्कल हाफ राउंड कब कंप्लीट करता है वो, तो हाफ राउंड पे तो यहाँ से गया और यहाँ तक आ गया। तो डिस्टेंस क्या होगी? पहला कौन सा पार्ट था हाफ राउंड वाला था? हाफ राउंड। डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होगी उसकी पूरा क्या होती है? 2πr होती है ना। 2πr का क्या कर दो? आधा कर दो, तो क्या हो गई? πr होगी। तो हाफ राउंड में डिस्टेंस कितनी होती है? πr। रेडियस कितनी होगी? 700 डिवाइडेड बाई 2। हाँ ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 350। निकाल दो कितना आएगा? 7 5 दा और 22 पंजे 110। इतना डिस्टेंस आ जाएगी आपकी इसमें। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में लेंथ क्या है? कितनी? तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल क्या लिखोगे? डायमीटर इज इक्वल 700 मीटर लिख दो। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल डायमीटर इज इक्वल 700 मीटर। ठीक है।
अब दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या है, गलती हो गई, हमने चालू नहीं की वीडियो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम इसके लिए निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन था आपका, ये हम निकलवा देते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। समझ के देखो, पहले ध्यान दो, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। टाइम टेकन इन वन राउंड कितना होगा, 90 सेकेंड। टोटल टाइम कितना है, कितना है 3 मिनट एंड 45 सेकेंड। मतलब कितना हो गया, 3 × 60 प्लस कितना हो गया, कितना 225 सेकेंड। इतना समझ में आ गया है। नंबर ऑफ राउंड कितने बनेंगे, टोटल टाइम डिवाइड बाई एक राउंड में कितना टाइम लगा। टोटल टाइम डिवाइड बाई टाइम इन वन राउंड कितना आ गया, ये काट के देखो, किससे काटते हैं, 5 से, 5 चौक 20, 45 आ जाएगा। 5 से काटोगे 18 आ जाएगा। फिर 9 से काटो, 5/2 आ गया। 5/2 का मतलब 2.5, मतलब 2.5 राउंड। एक 2 पूरे और एक आधा, 2 पूरे हो गए और एक आधा हो गया, यही हुआ ना, ठीक है। वैसे भी देखो ना, अगर ये 180 + 45 है तो ये देखो, इसमें 90 सेकंड में एक राउंड हो गया, फिर 90 सेकंड में एक और राउंड हो गया ना। फिर आधा राउंड बच गया, तो एक राउंड ही हो गया, एक राउंड ही हो गया, आधा इसका हो गया क्योंकि आधा टाइम है। समझ रहे हो। या फिर कभी भी नंबर ऑफ राउंड निकाल लें तो टोटल टाइम डिवाइड बाई एक राउंड में कितना टाइम लगता है, तो वो भी ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। अब एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगी, डिस्टेंस इन वन राउंड, सर्कुलर पाथ के लिए एक राउंड में कितनी डिस्टेंस बताई है मैंने, 2πr होती है, नहीं होती, = 2πr, ठीक है। और कितने राउंड है ऐसे, कितने राउंड है, 5/2। तो एक राउंड में जो डिस्टेंस निकलेगी उसको इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, निकल जाएगा। भाई इतने एक राउंड में कितनी कवर की, 2πr कवर की, दूसरे में भी 2πr और तीसरे में πr, या 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5/2 राउंड = हो जाएगा 5/2 × 2πr, ठीक है। 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। अब एक बात बताओ, ये तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो पक्का निकल जाएगा। ये तो आर की वैल्यू डालनी है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात रही है। अब डिस्प्लेसमेंट में ध्यान से देखो, यहाँ से रेस स्टार्ट करी, ठीक है। पहला राउंड पूरा कर लिया, दूसरा राउंड पूरा कर लिया, तीसरे राउंड पर कौन से पॉइंट पर होगा वो, बी पॉइंट पर होगा, नहीं होगा। तो हमें तो ये बताना है ना कि 2.5 राउंड के बाद फाइनल पॉइंट बनेगा। ये इनिशियल पॉइंट और ये क्या है, फाइनल पॉइंट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डायमीटर। हमें इससे मतलब नहीं है कितना पॉइंट, कितनी लेंथ कवर कर ली, कितना क्या कर लिया। हमें ये देखना है कि इनिशियली कहाँ था और आखिर में जाके कहाँ रुक गया वो,
चाहे वो 10 राउंड कंप्लीट करके क्यों ना रुका हो। समझ रहे हो? तो शुरू में कहाँ था वो, ए पॉइंट पर, और फाइनली कहाँ पहुँच गया वो, बी पॉइंट पर। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में उसके डायमीटर के बराबर हो गया, नहीं हो गया? तो अब आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल क्या लिखोगे, यहाँ लिख दोगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल डायमीटर विच इज इक्वल टू कितना था, वो कितना था है 400। ये आपका आंसर आ जाएगा और ये यहाँ पर वो निकाल लो। गॉट इट? इसके बुकलेट के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, आपको वो करके आने हैं। देखो एक बार खोलो।